स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग रूल। अच्छा, हमने जो ऑलरेडी बात की थी वो ये थी कि हमारे पास कैसे एक सुपरवाइज लर्निंग काम, उसमें कैसे काम किया जाता है, फॉरवर्ड पास क्या होता है, बैकवर्ड पास क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल। मतलब किस तरीके से आप ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑफ योर सुपरवाइज लर्निंग आप इस चीज़ को लर्न करते हो कि आपके कौन से ऑप्टिमाइज्ड वेट होंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक मतलब थोड़ा सा मैथमेटिकल टॉपिक है, तो मैं इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक सॉल्व्ड एग्जांपल यहाँ पे आपके सामने करूँगा। तो होप सो इससे आपको इसकी ज़्यादा समझ आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। इसका एक ना कंप्लीट एल्गोरिथम है। देखो, ये जो परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल है ना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमारा एक्चुअली काम क्या होता है कि जब हमारे पास नेटवर्क होता है, समझ लो कि ये हमारे पास एक नेटवर्क है, ये एक सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन मॉडल है। हमने क्या करना होता है, हमने इस एक्चुअल और प्रेडिक्टेड की कॉस्ट फंक्शन को, मतलब उसकी कॉस्ट को मिनिमम करने के लिए ये जो वेट्स होते हैं, ये ऑप्टिमाइज्ड वेट्स निकालने होते हैं जो कि मिनिमम वेट्स हों, मिनिमम ना भी हों लेकिन ऐसे वेट्स जिसपे कि आपका एरर मिनिमम हो, मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का जो डिफरेंस है वो कम से कम हो। तो यही दरअसल हम यहाँ पे करेंगे, जो हम इस चीज़ में करने जा रहे हैं वो यही करेंगे कि हम वेट्स को लर्न करेंगे। वो कैसे करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं। इसका एक एल्गोरिथम है। उस एल्गोरिथम में सबसे पहले आपने क्या करना है, इस एल्गोरिथम का नाम ही परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग एल्गोरिथम है, ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग एल्गोरिथम भी कहते हैं। सो आपने करना क्या होता है कि आपने सबसे पहले इनिशियलाइज कर देना होता है वेट्स को भी और बायस को भी। ये हम डिस्कस करके आए हैं कि ये क्या है। फॉर एनी कैलकुलेशन एट, मतलब टू कैरी आउट द कैलकुलेशन एट देम, हम उस पर क्योंकि कैलकुलेशन करना चाहें, आल्सो इनिशियलाइज द लर्निंग रेट, मतलब एक लर्निंग रेट भी हम यूज़ करते हैं जिसको हम इनिशियलाइज, जिसकी वैल्यू नॉर्मली जिसको अल्फ़ा से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू 0 और 1 के दरमियान होती है। और फॉर सिंप्लिसिटी ये मैं इसकी वैल्यू कम से कम, इसकी वैल्यू यहाँ पे 1 रखूँगा और ये वाली जो वैल्यू होती है ये 0.001, मतलब 0 और 1 के दरमियान नॉर्मली रखी जाती है। सो हम इस सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं आउटपुट ऑफ द नेटवर्क। टू डू सो फर्स्ट कैलकुलेट, मतलब हम ये वाला जो हम लास्ट टाइम पढ़ के आए थे, ये मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये फंक्शन हम अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करते हुए हमें कोई ना कोई आउटपुट मिलेगी हर एक ट्रेनिंग एग्जाम्पल के करस्पॉन्डिंग। मैं भी एक एग्जाम्पल से सॉल्व करके आपको बताता हूँ। Where x is और y, ये जो इनपुट x और y है आपके पास, इनपुट और आउट, तो ये जो x आपको नज़र आ रहा है ये इनपुट होगी, ये y आपको आउटपुट नज़र आएगी। और ये जो चीज़ है ये नंबर ऑफ इनपुट न्यूरॉन, कितने न्यूरॉन्स हम यूज़ करने जा रहे हैं, इसमें 1 न्यूरॉन होगा, इज द इनपुट लेयर, मतलब एक इनपुट लेयर होगी। देन अप्लाई द एक्टिवेशन फंक्शन, हम उस पर अप्लाई करेंगे कोई ना कोई मैथमेटिकल फंक्शन और एक आउटपुट कैलकुलेट करेंगे। मतलब एक्चुअली हमने इस फॉर्मूला को अप्लाई करना है। सो ये कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, उसके बाद फिर हम एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करते हैं। दरअसल ये वाला एक्टिवेशन फंक्शन होता है दिस वन, ये एक्टिवेशन फंक्शन है। ये एक्टिवेशन फंक्शन हमें क्या बताता है, ये एक्टिवेशन फंक्शन हमें ये बताता है कि अगर आपके पास ये वाली जो आउटपुट आएगी y इनपुट देने के बाद जो आउटपुट निकलेगी, अगर तो ये आउटपुट हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ गई तो हम उसको 1 कंसिडर कर लेंगे, और अगर ये वाली आउटपुट हमारे पास लेस देन 0 आ गई तो हम उसको -1 कंसिडर कर लेंगे। और अगर ये वैल्यू हमारे पास 0 आ गई, मतलब लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू -0 और लेस देन और इक्वल टू -0, मतलब 0 हुई, तो फिर हम उसको वैसे ही 0 रख देंगे। सो ये कैसे होगा, ये भी मैं, आप सिर्फ एल्गोरिथम समझ लो, इसको हम एक डिटेल एग्जांपल से कंसिडर करते हैं। वेट्स एंड बायस एडजस्टमेंट की जाती है इसमें, मतलब ये वाला थ्रेशोल्ड अप्लाई करने के बाद हम वेट्स को अपडेट करेंगे, हम वेट्स अपडेट किया करेंगे। अच्छा, उस कंपेयर द वैल्यूज ऑफ द एक्चुअल कैलकुलेटेड एंड डिजायर्ड, मतलब टारगेट और जो एक्चुअल आउटपुट है
उसको हम कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल समझ लो कि हमारे पास जो टारगेट था उसको मैं टी से डिनोट कर देता हूँ और जो एक्चुअल थी उसको सिंपल वाई से डिनोट कर देता हूँ। तो अगर तो ये दोनों इक्वल आ गई फिर क्या हम करेंगे, मतलब आपका कोई भी एरर नहीं है। मतलब आप ये समझ लो कि हमारे पास y माइनस टी जो ये आउटपुट आई है ये इक्वल टू आ गई हमारे पास 0, मतलब इनमें कोई डिफरेंस नहीं है, ये बोथ आर इक्वल। सो इस केस में फिर हम क्या करते हैं, हम करते ये हैं कि हम अगर तो ये बराबर आ जाती है तो फिर हम जो प्रीवियस वेट होंगे उनको एज इट इज रहने देंगे। जैसे कि इस केस में हम उन वेट्स को एज इट इज रहने देंगे। और अगर ये इनपुट और आउटपुट बराबर नहीं आती है, मसलन मैं ये कह देता हूँ कि जो हमारे पास डिजायर्ड आउटपुट और एक्चुअल जो टारगेटेड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट है ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ और दीज आर नॉट इक्विवेलेंट, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये करेंगे कि हम जो वेट होगा उस वेट को पुराने वेट में अल्फा टाइम जो x1 और t की वैल्यू होगी, मीन्स टू से दिस इज अ लर्निंग रेट अल्फा, दिस वन इज द टारगेटेड वैल्यू एंड मतलब एक्चुअल टारगेट जो था, और ये हमारे पास इनपुट वैल्यू, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें पुराने वेट को ऐड कर देंगे और फिर नया वेट बना लेंगे। यही काम हम बायस के साथ करेंगे, लेकिन बायस के साथ आपके पास कोई भी इनपुट वैल्यू नहीं होगी, जैसा कि यहाँ पे x1 नहीं है। सो क्योंकि यहाँ पे कोई इनपुट वैल्यू नहीं होगी, सो इस वजह से हमें यहाँ पे x लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बायस डायरेक्टली अपडेट हुआ करेगी। और अगर ये नहीं है तो मतलब अगर ये इक्विवेलेंट हैं तो फिर पुराना वेट और नया वेट दोनों इक्विवेलेंट होंगे, तो पुराने वेट की वैल्यू में डायरेक्ट उसको अपडेट कर देंगे। सो ये आपको पता है कि ये वेट्स होते हैं, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया है, और ये हमारे पास इनपुट होती है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.7, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे इनमें बायस ऐड कर दी जाती है। दिस इज अ बायस, मतलब ये हमारे पास आ जाएगी क्या, इनपुट, और ये हमारे पास आ जाएगा क्या, वेट्स। इन वेट्स और इनपुट मतलब 0.2 को 0.3 से मल्टीप्लाई करो और 0.6 को 0.7 से मल्टीप्लाई करो, तो जो आंसर आएगा उसमें बायस को ऐड कर दो। जब ये वही क्वेश्चन नहीं बन रही, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस B मतलब बायस टर्म, हम ये चीज अप्लाई करेंगे। So without going into the further detail I will explore an example। यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने सॉल्व करूँगा जो कि बड़ी ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो कि एंड गेट को इम्प्लीमेंट किया गया है थ्रू न्यूरल परसेप्ट्रॉन रूल। ये परसेप्ट्रॉन लर्निंग रूल के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया गया है। हमने एंड फंक्शन को अप्लाई करना है। आपको पता है कि एंड फंक्शन में दो इनपुट्स होती हैं, कौन कौन सी, एक x1 और एक x2। ये क्योंकि एक बाइपोलर फंक्शन है, बाइपोलर मतलब इसमें 2 पोल्स हैं, या 1 है या -1 है। चाहे आप 0 भी रख सकते हो, वो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि हमने एक्टिवेशन फंक्शन में -1 लिया है, सो मैंने उसका दायराकार थोड़ा बढ़ा दिया है। सो 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1, तो हमारे पास ये टारगेटेड आउटपुट आएगी। क्या यही नहीं आएगी? एंड गेट में क्या होता था कि दोनों इनपुट 1 होती थी तो आउटपुट 1 आती थी, अदरवाइज आउटपुट 0 होती थी, मतलब आउटपुट -1 लगा लो। सो हमने इस चीज को यहाँ पे अप्लाई करना है। इसके थ्रू हमने मतलब 2 इनपुट्स देंगे, 1 1 1 -1 -1 1 -1 -1, तो देखेंगे कि ये क्या आउटपुट देता है। सो हम इनिशियलाइज करेंगे। हमने इनिशियलाइज किया, मैंने आपको बताया था कि हम वेट्स को इनिशियलाइज करेंगे। हमने इनिशियली वेट W1 W2 और B तीनों को 0 के साथ इनिशियलाइज कर दिया, और इसी तरह मैंने लर्निंग रेट जो है उसको भी 0 इनिशियलाइज कर दिया 1 के साथ। सो जब मैंने ये इनिशियलाइज कर दिया है तो अब हम मूव करते हैं आगे।
देखो अब पहली इनपुट के लिए मैं आपको एक आइट्रेशन करके दिखाऊंगा, बाकी आइट्रेशन आप खुद ही कर सकते हो, ये इतना मुश्किल नहीं है। पहली आइट्रेशन में हमारे पास x1 और x2 1 दोनों हमारे पास क्या थे, 1 1 थे, दिस वन एंड दिस वन, और टारगेट भी क्या था, टारगेट भी 1 था। सो हमने क्या करना है, हमने करना ये है कि हमने वो फॉर्मूला अप्लाई करना है, कौन सा, y इनपुट वाला। अब आप b की जगह पे भी वैल्यू लगा दो, w1 x1 की वैल्यू लगा दो, w2 x2 की वैल्यू लगा दो, तो आपके पास वैल्यू ये आएगी। बिकॉज b भी 0 था, w1 भी 0 था, w2 भी 0 था, तो आंसर 0 आएगा। सो हमारे पास इस दफ़ा जो y इन आया वो क्या आ गया, दैट इज इक्विवेलेंट टू 0। अब मैंने y इन के ऊपर कोई ना कोई एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई करना है, क्योंकि ये भी हमारे एल्गोरिथम का पार्ट था। आउटपुट y टू कंप्यूट बाय अप्लाइंग द एक्टिवेशंस ओवर द इनपुट कैलकुलेशन, मतलब मैंने y के ऊपर जब एक्टिवेशन अप्लाई किया तो इस वक्त आउटपुट क्या थी, आउटपुट मेरे पास थी ये वाली, y इन हमारे पास क्या आया है, 0। जब ये 0 आया है तो मैं इसको 0 रख लूँगा, आई विल राइट डाउन 0। मतलब अब हमारे पास जो f ऑफ y इन यहाँ पे वैल्यू जो हमें मिली वो क्या मिल गई, दैट इज 0। y बिकॉज y इन हमारे पास 0 था, सो f ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू इज इक्वल टू 0। सो अब यहाँ पे देखो कि ये f ऑफ 0 इज इक्विवेलेंट टू 0 जब है तो हमारे पास इसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू t है। ये हम ऊपर एल्गोरिथम में डिस्कस करके भी, मतलब ये टारगेट के इक्विवेलेंट नहीं है। टारगेट क्या था, 1 था, हमारे पास क्या आउटपुट आई है, दैट इज 0। सो इट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू t। सो हम क्या करेंगे, हम वेट्स को अपडेट करेंगे, हम वेट अपडेट रूल अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल, ये वाला रूल, दिस वन। सो जब मैंने ये अप्लाई किया तो अप्लाई करने के बाद W1 ओल्ड हमारे पास हमने क्या किया था, 0 था, और अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 1 थी, और t की वैल्यू मेरे पास 1 थी। कैसे, इस ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए ये वाली वैल्यू, ये एक ट्रेनिंग एग्जांपल, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी। सो जब मैंने ये वाली वैल्यूज़ अपडेट की तो अपडेट करने के बाद ये TB1 और x1 की वैल्यू क्या थी, क्योंकि W1 काम कर रहा है x1 के साथ, तो x1 और W1 को मैं जब मल्टीप्लाई करूँ, मतलब यहाँ पे भी मैं x1 लूँगा, तो ये तीनों वैल्यूज़ मेरे पास। सो मैंने इन तीनों वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। यही काम मैंने W2 के लिए किया, लेकिन W2 में मैं x2 रखूँगा यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें वैसे, क्योंकि W2 भी 0 ही था। सो टारगेट भी वही रहेगा, अल्फ़ा भी वही रहेगा, तो इसकी वैल्यू भी आ गई 1। और 22 के केस में x लिखना ही नहीं होता, ऑलरेडी अल्फ़ा 1 था और टारगेट 1 था, सो आंसर वुड बी 1। सो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा W1 आया, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ W आया, वो 1 आ चुका है, दैट इज 1। दिस इज ऑल्सो 1। सो अब मैं सेकंड इनपुट के लिए काम करने जा रहा हूँ। हमने अभी जो काम किया है वो सिंपल इस इनपुट के लिए किया था और इसके टारगेट के लिए। अब मैं इस इनपुट के लिए काम करने जा रहा हूँ। जब मैं इस इनपुट के लिए काम करूँगा तो मेरे पास x1 1, x2 -1 और t -1, ये देखें। और इस पे दोबारा जब मैंने अप्लाई किया तो इस दफ़ा ये जो प्रीवियस वैल्यूज़ आई हैं, मैं यहाँ पे ये वैल्यूज़ लिखूँगा, b की वैल्यू 1 और W1 की वैल्यू भी 1 और W2 की वैल्यू भी 1, लेकिन x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू -1 अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। तो जब आप इन तमाम को मल्टीप्लाई करोगे तो दैट वुड बी योर, ये हमारे पास -1 आ गया और ये हमारे पास 1 आ गया, ये दोनों कैंसल आउट हो गए। तो कैंसल आउट होने के बाद यहाँ पे 1 रह गया, मतलब हमारे पास आउटपुट आ गई y की 1, जो कि लास्ट टाइम 0 आई थी। सो जब मैंने इस पे फंक्शन अप्लाई किया, मतलब वो एक्टिवेशन फंक्शन f(1) जो होगा, आप देखो कि f(1) की वैल्यू वहाँ पे क्या आ रही थी, ये वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे 1। व्हेन, मतलब जब ये वैल्यू हमारे पास
1 हो, मतलब मैं आपको ये बता देता हूँ यहाँ पे कि दिस वन, कि ये हमारे पास वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है, मतलब y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आई है फंक्शन अप्लाई करने के बाद, तो फिर हम इसको ये लिख सकते हैं कि ये फंक्शन 1 होगा। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे 1 मतलब ये 1 लिख दिया, और 1 लिखने की वजह से ये 1 इज़ नॉट इक्वल टू t तो था -1, ये देखो 1 इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू -1, सो वी विल अपडेट द w। जब हम w को अपडेट करेंगे तो सेम वही वाला रूल होगा। इस दफ़ा w1 की वैल्यू 1 थी, और इसके बाद हमारे पास w ओल्ड, ये w ओल्ड की वैल्यू 1 थी, और w और अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 थी, और t की वैल्यू -1 थी, और ये x1 की w 1 थी। तो ये अगर आप इन तमाम को कंप्यूट करते हो तो ये -1 1, ये आंसर आएगा 0। यही काम अगर हम w2 के लिए करते हैं तो w2 ओल्ड की वैल्यू 1 थी, और लर्निंग रेट अल्फ़ा की वैल्यू भी 1 थी, और ये वैल्यू हमारे पास t की -1 थी, और ये x2 की वैल्यू -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, और +1 ये 2 आ गया। और इसी तरह मेरे पास b की वैल्यू पुरानी 1 थी, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0, बिकॉज t की वैल्यू -1 थी। सो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज़ अपडेट हुई वो इस नेक्स्ट टाइम के लिए वो w1 की वैल्यू ओल्ड और ये वाली वैल्यूज़ अपडेट हो गई, मतलब 0 2 और 0। यहाँ ये 0 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया। सो अब हम क्या करेंगे कि हम करेंगे ये कि फॉर 3 हम थर्ड आइट्रेशन पे चले गए, मतलब थर्ड इनपुट के लिए अब हम काम करेंगे। जब हम थर्ड इनपुट के लिए काम करेंगे तो इस दफ़ा -1 1 और -1, और y इनकी जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की, आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो आंसर विल बी 2। और जब 2 मैंने यहाँ पे लगाया तो ग्रेटर देन 0 है, तो जब ग्रेटर देन 0 हो तो एक्टिवेशन फंक्शन उसको 1 कर देता है, लेकिन एक्चुअल टारगेट -1 था, तो इन दोनों में ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं हैं। हेंस वी विल अपडेट वेट्स। प्रीवियस वेट w1 का क्या था, 0, प्रीवियस 0, और ये अल्फ़ा की वैल्यू 1, t की वैल्यू -1 और x1 की वैल्यू, और आंसर इज दिस। इन द सेम वे हम यहाँ पे ये देखेंगे w2 की ओल्ड वैल्यू थी 2, और यहाँ पे x अल्फ़ा t और ये x2 की वैल्यू, तो आंसर इज 1। यही हमने 22 के साथ किया, और 22 के साथ करने के बाद हमारे पास ये नई वैल्यूज़ आ गई। ये चाहे आप डेल्टा w ना भी निकालो तो हर्ज नहीं है, क्यों, क्योंकि ये तो बताना होता है कि प्रीवियस w और नए w में क्या डिफरेंस है। मतलब अगर देखा जाए तो पुराना w 1 0 था और नया 1 माइनस 0, तो आंसर वुड बी 1। और अगर ये 2 - 1 देखा जाए, मतलब यहाँ पे या 1 - 2 देखा जाए, जो न्यू w है वो 1 है, और पुराना w ये था, तो आंसर -1 आएगा। ये दरअसल यहाँ पे ये जो हमारे पास है दिस वन, ये मिस्टेकनली यहाँ पे -1 है, ये ऐसे ही होगा। सो मैं उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। यही काम हम 4 आइट्रेशन के लिए करेंगे, और 4 आइट्रेशन में आप एक चीज़ देखोगे कि जब हम f of -3 आया था, मतलब ये वैल्यू -3 आई थी, तो -3 जब हमने लगाया तो एक्टिवेशन ने -1 बता दिया, -1 इज इक्विवेलेंट टू दिस वन, t वही था। सो इस दफ़ा हम वेट अपडेट नहीं करेंगे अकॉर्डिंग टू एल्गोरिथम। सो जो वेट अपडेट नहीं करेंगे तो जो नए वेट्स होंगे वो यही होंगे 1, w2 1, और b हमारे पास -1। सो ये हमारे पास एक एपॉक जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा याद रखना, जब हम कंप्लीट ट्रेनिंग एग्जाम्पल, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 तमाम ट्रेनिंग एग्जाम्पल एक दफ़ा एग्जॉस्ट हो जाएं, तो इसको 1 एपॉक कहते हैं। अब हम चारों के ऊपर ये काम कर चुके हैं, ये 3 और ये 4, तो यहाँ तक हमारे पास एपॉक 1 कंप्लीटेड।
नेक्स्ट हम यही काम एपॉक 2 के लिए करेंगे, लेकिन याद रखना है अब की बार जो वेट्स यूज होंगे वो ये वाले यूज होंगे। मतलब इस दफा ये देखो W1 1 था, W2 1 था और ये -1 था। B जो था मतलब 22 -1 था, W1 1 था, W2 भी 1 था। तो हमने क्या किया, हमने ये वाले वेट्स जो प्रीवियस आइट्रेशन के प्रीवियस एपॉक की लास्ट आइट्रेशन के वेट थे, हमने वो यूज किए। और जब वो वेट्स यूज किए तो हमारे पास ये आउटपुट आ गई और f(1) इज इक्विवेलेंट टू 1। तो देखो ये टारगेट के इक्विवेलेंट आ गया क्योंकि ये टारगेट था। सो हम इसको अपडेट नहीं करेंगे। अब ये मेरे ख्याल आगे कंप्लीटली अपडेट नहीं होगा। ख्याल किया, ये आप खुद हैंड रिटन करके देखो, आप इसकी चारों के ऊपर ये एपॉक्स चला के देखो, कम से कम 2 एपॉक्स आप इम्प्लीमेंट करो, इसका आंसर यही होगा। मतलब ये देखो जो वैल्यू यहाँ से मतलब प्रीवियस जो आइट्रेशन थी उसकी जो लास्ट वाली वैल्यू थी वही वाली वैल्यूज W1 W2 और B की वैल्यू या 22 की वैल्यू वही रिपीट हो रही हैं। ये चीज़ देखो, तो इट मीन्स कि ये हमारे पास वो ऑप्टिमाइज्ड वेट है जो कम से कम लॉस फंक्शन के साथ है, इसमें कॉस्ट कम से कम आएगी। सो होप यू अंडरस्टैंड दिस। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इसी के रिलेटेड वो है ग्रेडियंट डिसेंट। थैंक्स फॉर दिस।